हेलो दोस्तों, अशोका डिजिटल गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में बात की थी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को लेकर, जिसके पार्ट 1 में कुछ हमने चर्चाएं की थी। आज हम उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए ऑस्ट्रेलिया पार्ट 2 लेकर आए हैं और हम उन्हीं सभी चीज़ों की चर्चा करेंगे जिनका संबंध आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे है। तो देखिए, हम बात करते हैं विश्व के महाद्वीप को लेकर, और विश्व के महाद्वीप में जो ओसेनिया या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की हमने बात की थी और उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखो दोस्तों, आपके सामने जिस प्रकार हमने इस महाद्वीप को लेकर चर्चा पहले भी कर ली है, अब आगे करते हैं कि जो अपने सामने ये देश है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। जो हमारे सामने ये देश है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। अब जो ये ऑस्ट्रेलिया देश है उसकी प्रमुख विशेषताओं को लेकर हम चर्चा करेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख विशेषताओं में सर्वप्रथम हम बात करते हैं जैसे इसके प्रायद्वीपों को लेकर। इसके प्रमुख रूप से जो प्रायद्वीप हैं उन प्रायद्वीपों को लेकर बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रमुख रूप से कौन कौन से प्रायद्वीप स्थित हैं। तो अगर प्रायद्वीप की बात करें तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, या इतनी जानकारी शायद सभी के पास होती है, कि प्रायद्वीप किसे कहा जाता है। तो हम बात कर रहे हैं कि प्रायद्वीप वह भूभाग होता है जिसके 3 ओर जल हो। ऐसा भूभाग जिसके 3 ओर जल हो वह प्रायद्वीप कहलाता है। जैसा कोई भी ऐसा भू क्षेत्र जिसके 3 ओर जल फैला हुआ हो वो क्या कहलाता है दोस्तों? वह प्रायद्वीप कहलाता है। अब इसको प्रायद्वीप कहा जाता है जिसके तीनों ओर जल हो। अब इससे आगे हम बात करते हैं, इस प्रकार हमें कुछ प्रायद्वीप दिख रहे हैं। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये वाला क्षेत्र में एक प्रायद्वीप हमें दिखाई दे रहा है। दूसरी अगर बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र है इसमें ये वाला जो 3 पार्टों से जल से घिरा हुआ है ये हमें प्रायद्वीप दिखाई दे रहा है। एक हम नीचे अगर ऑस्ट्रेलिया के नीचे क्षेत्र में बात करते हैं तो यहाँ पर हमें एक प्रायद्वीप दिखाई दे रहा है। यानी ऑस्ट्रेलिया में यह प्रमुख रूप से 3 प्रायद्वीप हमें दिखाई दे रहे हैं। अब हम इनको लेकर चर्चा करते हैं दोस्तों कि इन प्रायद्वीपों को किस किस नाम से जाना जाता है। अब सर्वप्रथम हम बात करते हैं इस प्रायद्वीप को लेकर। इसको केप यार्ड प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। केप यार्ड प्रायद्वीप। इसको केप यार्ड प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम इस भूभाग की बात करें या इस पार्ट की बात करें तो आप इस क्षेत्र में देखिए कि जो ये वाला क्षेत्र है जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है, जो आपको अब स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, इसको एक प्रायद्वीप नाम दिया जाता है और इसको कहा जाता है अर्न इमलैंड प्रायद्वीप। अर्न इमलैंड और अर्न इमलैंड प्रायद्वीप। इसको अर्न इमलैंड प्रायद्वीप कहा जाता है। इसके बाद हमारे यहाँ पर एक प्रायद्वीप नजर आ रहा है और इस प्रायद्वीप को कहा जाता है आयर प्रायद्वीप। यानी इस प्रायद्वीप को आयर प्रायद्वीप कहा जाता है। जैसे हम आयर प्रायद्वीप की बात करते हैं
तो हमें एक और चीज नजर आती है इसी ऑस्ट्रेलिया देश में। यहां पर एक झील स्थित है और इसे कहा जाता है आयर झील। इस झील का नाम भी दोस्तों क्या है, तो हम बात करते हैं इस झील का नाम आयर झील है। अब इस आयर झील की बात करें तो इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि यह ऑस्ट्रेलिया का निम्नतम बिंदु है, यानी ऑस्ट्रेलिया का निम्नतम बिंदु। निम्नतम बिंदु है, यानी ऑस्ट्रेलिया का निम्नतम बिंदु है। और अगर उससे आगे और अगर गहराई से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि अगर ये निम्नतम बिंदु है तो ये कितना गहराई है, तो समुद्र तल से लगभग 12 मीटर गहरा माना जाता है। समुद्र तल से इसकी गहराई है 12 मीटर। यानी इस प्रकार हमारे सामने प्रायद्वीपों को लेकर हमने चर्चा की। तो प्रायद्वीपों को लेकर जब चर्चा करते हैं तो हमारे सामने 3 प्रायद्वीप आते हैं। एक प्रायद्वीप जो केप प्रायद्वीप कहलाता है, जो हमने इससे पहले यहाँ पे बात की थी, पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी के नीचे जो ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है उसको क्या कहा जाता है, केप यार्ड प्रायद्वीप। अब दूसरी हमने बात की है कि दूसरा प्रायद्वीप जो उसके ठीक सामने नजर आ रहा है उस प्रायद्वीप को कहा जाता है अर्न इमलैंड प्रायद्वीप। उसके बाद हमने बात की कि यहाँ पर जो दक्षिण दिशा में है या दक्षिण में है ऑस्ट्रेलिया के, उस प्रायद्वीप को आयर प्रायद्वीप नाम दिया जाता है। वहीं हमने हाथों हाथ उसकी भी बात की कि आयर झील के नाम से भी यहाँ पर एक झील है जो ऑस्ट्रेलिया का निम्नतम बिंदु है। अगर उसकी गहराई की बात करें तो वो 12 मीटर गहरा है, यानी समुद्र तल से 12 मीटर गहरी झील है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे निम्नतम बिंदु माना जाता है। अब इससे आगे हम चर्चा करते हैं कुछ खाड़ियों को लेकर। तो दोस्तों अगर आप पिछले स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो यहां पर आपको एक खाड़ी नजर आ रही होगी, हम उस खाड़ी को लेकर चर्चा करते हैं कि यहां पर एक खाड़ी आपको नजर आ रही है। एक खाड़ी आपको नजर आ रही होगी, यहां छोटी सी एक खाड़ी इधर नजर आ रही है। यानी इस प्रकार कुछ खाड़ियां नजर आ रही है, एक खाड़ी हमें नजर आती है इस ओर, यानी इस प्रकार ये खाड़ियां स्थित है। अब सब सर्वप्रथम ये बात करते हैं कि खाड़ी किसे कहा जाता है। जैसे हमने प्रायद्वीप को लेकर चर्चा की थी तो सबसे पहले खाड़ियों को लेकर भी चर्चा करते हैं कि खाड़ियां कहा किसे जाता है। तो उसका ठीक विपरीत है जो हमने प्रायद्वीपों की बात की। तो प्रायद्वीप में हमने देखा था कि ऐसा
भौतिक भूभाग जो तीन ओर जल से घिरा हो वो क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। अब अगर खाड़ियों की हम बात करते हैं तो खाड़ी या खाड़ियां उसे कहा जाता है जो ऐसा जलीय क्षेत्र यानी ऐसा जलीय क्षेत्र जो तीनों ओर से स्थल भाग से घिरा हो। यानी ऐसा जलीय क्षेत्र जो तीनों ओर से स्थल भाग से घिरा हो वो खाड़ी कहलाता है। ऐसा स्थलीय क्षेत्र जो तीनों ओर जल से घिरा हो वो क्या कहलाता है? वो प्रायद्वीप कहलाता है। तो इस प्रकार हम खाड़ियों की बात करें या फिर खाड़ी की बात करें यानी इसको खाड़ी कहा जाता है। अब इसमें कौन कौन सी यहां पर खाड़ी पाई जाती है? तो सर्वप्रथम हम इस खाड़ी की बात करते हैं। यहां पर एक खाड़ी स्थित है, इसका नाम है स्पेंसर की खाड़ी। यानी यहां पर एक खाड़ी स्थित है जिसे स्पेंसर की खाड़ी कहा जाता है। यहीं एक छोटी सी खाड़ी और है और इसको नाम दिया जाता है एनकाउंटर की खाड़ी। एनकाउंटर की खाड़ी। यानी एक हो गई स्पेंसर की खाड़ी और एक हो गई एनकाउंटर की खाड़ी। अब हम यहां पर थोड़ा सा गौर करते हैं तो यहां पर एक इस प्रकार दिखाई देता है कि जिस प्रकार किसी सेव को एक खाया जाता है, जिस पर एक बार सेव को खाया जाता है तो खाने वाले स्थल पर इस प्रकार का दिखाई देता है तो उसको बाइट कहा जाता है। तो इस प्रकार एक कटा हुआ सेव जो खाने के उपरांत कटा हुआ सेव की आकृति बनती है उसे बाइट कहा जाता है। तो इस आकृति को यहां नाम दिया गया है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। यानी इसको ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कहा जाता है। अगर हम दूसरी खाड़ी की बात करें, यहां पे एक खाड़ी स्थित है जो ये बड़ी खाड़ी है, उसे कहा जाता है कारपेंट्रिया की खाड़ी। कारपेंट्रिया। और इस कारपेंट्रिया की खाड़ी के दोनों ओर प्रायद्वीप स्थित हैं। एक तरफ हमने बात की अर्न इमलैंड प्रायद्वीप और दूसरी तरफ हमने बात की कि केप यार्ड प्रायद्वीप। यानी ये कारपेंट्रिया की खाड़ी है, एक तरफ तो है केप यार्ड प्रायद्वीप और दूसरी तरफ है अर्न इमलैंड प्रायद्वीप। अब जिस प्रकार ये खाड़ी आप में सामने नजर आ रही है वहीं पर हम आगे बात करते हैं कि यहां पर एक द्वीप स्थित है। यहां इसी खाड़ी के पास जो एनकाउंटर खाड़ी के सामने एक द्वीप स्थित है और इस द्वीप को कंगारू द्वीप के नाम से जाना जाता है।
कंगारू द्वीप के नाम से जाना जाता है। यहाँ मुर्रे और डार्लिंग नदियां आकर गिरती है और उसी मुर्रे और डार्लिंग नदियों के मुहाने पर एक द्वीप है, कंगारू द्वीप। यहाँ पर सर्वाधिक कंगारू निवास करते हैं। और ये आपको स्पष्ट कर देता हूं मैं कि जो कंगारू हैं वो ऑस्ट्रेलिया के प्रतीक माने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक किसे माना जाता है? तो कंगारू को माना जाता है। जिस प्रकार हमारे जब भारत में एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम आती है तो उन्हें कई बार आपने न्यूज़ में देखा होगा कि कंगारू और चीते की टक्कर। तो इस प्रकार चीता भारतीय या टाइगर भारतीयों को कहा जाता है और फिर कंगारू उनको कहा जाता है जो ऑस्ट्रेलिया वाले आते हैं। तो इस प्रकार इस कंगारू से वहाँ से भी आपको स्पष्ट रूप से याद हो सकता है कि कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। अब अगर आगे बात करते हैं तो फिर देखते हैं पर्वतों को लेकर। तो दोस्तों अब हमारे सामने वापस वही ऑस्ट्रेलिया द्वीप या महाद्वीप या देश है। अब ऑस्ट्रेलिया देश की हम बात कर रहे हैं और उसमें हम पर्वतों की कुछ श्रृंखलाओं को लेकर बात करेंगे। यहाँ पर तस्मानिया है और यहाँ अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक देश है छोटा सा जो प्रमुखतः दो द्वीपों में बटा हुआ है। एक छोटा सा द्वीप और है नीचे। अगर हम बात करें इस पर्वत श्रृंखला को लेकर, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखो दोस्तों, अब हम बात करते हैं पर्वत श्रृंखला को लेकर। यहां पर एक पर्वत श्रृंखला है ऑस्ट्रेलिया में, और इसका कुछ भाग तस्मानिया में भी दिखाई देता है। इस पर्वत श्रृंखला को नाम दिया जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इस पर्वत श्रृंखला का नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अब इस पर्वत श्रृंखला को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जिस प्रकार यहाँ जो विक्टोरिया प्रांत में पाई जाती है उसको ऑस्ट्रेलियाई आल्प्स कहा जाता है। इसको ऑस्ट्रेलियाई आल्प्स कहा जाता है। इसके बाद यहाँ है इसको न्यू इंग्लैंड। न्यू इंग्लैंड कहा जाता है। इसको कहा जाता है ब्लू माउंटेन
और इसके उत्तरी भाग और संपूर्ण ये पर्वत श्रृंखला है उसको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से जाना जाता है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो पर्वत श्रृंखला है वह ये 4 भागों में टुकड़ों के रूप में उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। अब इसकी बात करें तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो पर्वत श्रृंखला है विश्व में लंबाई के आधार पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है। तो अगर हम सर्वप्रथम बात करें तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। उसके बाद दूसरी पर्वतमाला की बात करें तो दूसरी है रॉकीज पर्वतमाला। अगर तीसरी पर्वतमाला की लेकर बात करते हैं तो यहां लेकर बहुत सारी बुकों में भी कंफ्यूजन बना हुआ है, तो आप इस कंफ्यूजन में ना रहें क्योंकि यहां तीसरे नंबर पर कुछ हिमालय पर्वत श्रृंखला को बताते हैं, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो तीसरे नंबर पर तीसरी पर्वत श्रृंखला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो मैं आपको बता दूं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की लंबाई 3200 किलोमीटर है और अगर उसकी बात करें हिमालय की तो हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर के लगभग है। तो अब इससे स्पष्ट हो जाता है कि तीसरे नंबर पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आती है। अब चौथे नंबर पे बात करें तो फिर अपनी हिमालय पर्वतमाला आती है। इस प्रकार ये नवीन वलित पर्वतमालाएं हैं। ये सभी नवीन वलित पर्वतमालाओं के उदाहरण हैं। सबसे लंबी की बात करें एंडीज पर्वतमाला जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है और फिर रॉकीज पर्वतमाला जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। फिर बात करते हैं तीसरी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और अगर फिर बात करें हिमालय पर्वतमाला जो हमारे यहाँ एशिया में स्थित है और एशिया के भारत कुछ तिब्बत के क्षेत्र में और फिर हमारे नेपाल में इसका विस्तार है। अब उससे आगे हम बात करते हैं तो यहां एक पर्वतमाला है, यह है ब्रोकन हिल्स। ब्रोकन हिल्स और इसकी विशेषता यह है कि यह सीसा, जस्ता और चांदी के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार सीसा, जस्ता और चांदी के उत्पादन के लिए कौन सी पर्वतमाला प्रसिद्ध है तो ब्रोकन हिल्स। उसके बाद यहां पर एक पर्वतमाला और है ग्रे माउंटेन। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर एक पर्वत श्रृंखला भी स्थित है और इस पर्वत श्रृंखला का नाम है डार्लिंग रेंज। दोस्तों अगर आपने हमारी पहली वीडियो देखी है तो मैंने आपको पहली वीडियो में यह बताया था कि यहाँ इस क्षेत्र में एक पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई प्रांत है और उसमें जो इसकी राजधानी है वो है पर्थ। तो पर्थ के इस साइड में जो पर्थ है उसी के आसपास
यह पर्वत श्रेणी स्थित है और उसका नाम है डार्लिंग रेंज। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में डार्लिंग रेंज एक पर्वत श्रेणी भी स्थित है और इसके अलावा डार्लिंग एक नदी भी स्थित है। डार्लिंग और मुर्रे दो नदियां हैं जो मिलकर मुर्रे डार्लिंग कहलाती हैं। वो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। अभी हम चर्चा करते हैं यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है और उस पर्वत श्रृंखला की अगर बात करते हैं तो उस पर्वत श्रृंखला को नाम दिया जा सकता है हेमरशल रेंज। अब इस प्रकार ये ऑस्ट्रेलिया में पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई है, लेकिन हम अब इसकी प्रमुख चोटियों को लेकर बात करते हैं। तो यहां एक सबसे ऊंची चोटी स्थित है, यानी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी और इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कोसियुस्को। तो दोस्तों हमने बात की कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी या ऑस्ट्रेलिया देश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कोसियुस्को। और कोसियुस्को की बात करें तो इसकी अगर ऊंचाई की बात करते हैं तो आपको 2 और 2 फिर 2, जैसे आप 2 का पहाड़ा बोलिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, यानी 2228 मीटर इसकी ऊंचाई है। कई जगह आपको 2230 मीटर भी मिलेगा, लेकिन वास्तव में इसकी वास्तविक ऊंचाई 2228 मीटर मानी जाती है। अब उसके बाद हम आगे बात करते हैं अब हम उस प्रांत की बात करेंगे या उस देश की बात करेंगे जहां पर जिस देश का नाम है न्यूजीलैंड। हम पर्वतों को एक साथ ही पढ़ लेते हैं। अब यहां पर एक पर्वत श्रृंखला है जो न्यूजीलैंड की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और उसका नाम है दक्षिणी आल्प्स। दक्षिणी आल्प्स। अब यहां इसकी सबसे ऊंची चोटी दक्षिण आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ओसेनिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। ओसेनिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी की सबसे ऊंची चोटी और ओसेनिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, इस चोटी का नाम है माउंट कुक। इस चोटी का दोस्तों क्या नाम है? माउंट कुक। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें
3,754 मीटर। यानी इसका मतलब अब स्पष्ट हमारे सामने आ चुका है कि अगर इसकी ऊंचाई 3,754 मीटर है तो यहां पर हमने ऑस्ट्रेलिया देश में बात की थी कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी 2,228 मीटर थी। अब न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं तो न्यूजीलैंड में सबसे ऊंची चोटी है माउंट कुक और उसकी ऊंचाई है 3,754 मीटर। इसका मतलब स्पष्ट हो जाता है कि ओसेनिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट कुक, और उसकी ऊंचाई है 3754 मीटर। अगर हम केवल ये बात करें ऑस्ट्रेलिया देश की सबसे ऊंची चोटी तो फिर नाम आता है कोसियुस्को। अगर बात करें ओसेनिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी तो उसका नाम आता है दक्षिण आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कुक और इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से 3,754 मीटर। तो दोस्तों इस प्रकार हमने इस ओसेनिया महाद्वीप के जो पर्वत श्रृंखलाओं की लेकर हमने बात की। अब हम बात करते हैं यहाँ इस महाद्वीप में स्थित कुछ नदियों को लेकर जिनसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर कुछ मित्र स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यहाँ हमने बात की थी एक पर्वत श्रेणी है जैसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कुछ टुकड़ों के रूप में ये तस्मानिया तक जाती है। और अब यहाँ पे बात करते हैं हम नदियों को लेकर। जो महत्वपूर्ण नदी है यहाँ की एक यहाँ से निकलती है उसका नाम है डार्लिंग नदी और इधर से एक नदी निकल कर आती है उसका नाम है मुर्रे नदी और ये दोनों नदियां मिक्स में फिर मुर्रे डार्लिंग नदी कहलाती है और ये जहां आकर गिरती है उस खाड़ी का नाम है एनकाउंटर की खाड़ी। यानी इस खाड़ी का नाम है एनकाउंटर की खाड़ी। यानी ये जो नदी है एनकाउंटर की खाड़ी में आकर गिरती है और हमने इस एनकाउंटर की खाड़ी के बारे में पहले भी चर्चा की है। अब सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि यहाँ जो ये वाला क्षेत्र है, कभी भी हमने इस प्रकार के क्षेत्र को जहाँ भी देखा इसका मतलब ये है जो दो नदियों के मध्य की भूमि दोआब कहलाती है। दो नदियों की मध्य की भूमि दोस्तों क्या कहलाती है, दोआब कहलाती है। इसका मतलब जो भी दोआब क्षेत्र होता है वो एक उपजाऊ क्षेत्र होता है। अब इस दोआब की बात करें तो यहाँ एक विशेष प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जिसे रेवेरिना या रेवेरिना दोआब कहा जाता है। रेवेरिना प्रकार की मिट्टी पाई जाती है तो इसको रेवेरिना दोआब के नाम से भी जाना जाता है। अब ये वही मिट्टी है जो अगर हम इसका अगर तुलना राजस्थान से करते हैं तो मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश है जिसमें ये मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों इसका उत्तर मैं ही बता देता हूँ कि रेवेरिना प्रकार की मिट्टी घग्गर प्रदेश में पाई जाती है और घग्गर प्रदेश में जो रेवेरिना प्रकार की मिट्टी पाई जाती है उसको हम स्थानीय भाषा में काठी या बग्गी कहते हैं। तो उसी प्रकार की मिट्टी यहाँ पाई जाती है। जो इस प्रकार की मिट्टी पाई जाने के कारण गंगानगर में उसको रेवेरिना प्रकार की मिट्टी भी कहा जाता है।
हमारे कृषि अनुसंधानकर्ता या कृषि वैज्ञानिक उसको रेवेलिना प्रकार की मिट्टी कहते हैं। जो स्थानीय निवासी हैं उन्हें काठी या बग्गी के नाम से पुकारते हैं। तो हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अभी। तो यहाँ पर जो रेवेलिना प्रकार की मिट्टी पाई जाती है उसमें सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। यानी इस क्षेत्र में सर्वाधिक किसका उत्पादन होता है? तो गेहूं का उत्पादन होता है। फिर यहां पर एक नदी पाई जाती है, यहां से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है विक्टोरिया नदी। इस नदी को विक्टोरिया नदी के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस नदी का कोई महत्व नहीं है दोस्तों, और यहां पर यह जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी में जाकर गिरती है। यह एक खाड़ी है, जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी। जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी। तो जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी में जाकर गिरती है। लेकिन इस नदी का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि विक्टोरिया प्रांत ऑस्ट्रेलिया का वह प्रांत है जो इस क्षेत्र में स्थित है। लेकिन अगर बात की जाए तो विक्टोरिया नदी है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। जो यहाँ पर एक पठार है जिसका नाम है किम्बरले का पठार। किम्बरले का पठार, और ये किम्बरले के पठार से निकलती है और जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी में गिरती है। अब आपसे पूछा जाए विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है, तो विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है जहां से श्वेत नील नदी निकलती है। फिर आपसे पूछा जाता है कि विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो वो भी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। जो एक नदी है जाम्बिया नदी, उसके ऊपर स्थित है। तो ये इन नामों को लेकर कई बार इसीलिए प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये कंफ्यूजन भरे सवाल होते हैं। तो इसलिए अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विक्टोरिया नदी, तो विक्टोरिया नदी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और अगर विक्टोरिया जलप्रपात की बात की जाए तो विक्टोरिया जलप्रपात विक्टोरिया नदी पर नहीं है बल्कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो अब हम इस नदी के बारे में बात कर रहे थे। तो इसी प्रकार एक नदी और अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से एक नदी निकलती है और यहाँ जाकर गिरती है, और इस नदी का नाम है स्वान नदी। इस नदी का नाम है स्वान। और यहीं इसी नदी के किनारों एक शहर बसा हुआ है जिसको लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पर्थ नगर बसा हुआ है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए स्वान, या इसे स्वेस नदी भी कहा जाता है, स्वेस या स्वान नदी, तो स्वेस या स्वान नदी के किनारों कौन सा शहर बसा हुआ है, तो कौन सा शहर बसा हुआ है दोस्तों? पर्थ शहर बसा हुआ है। इसको लेकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो दो नदियां थी, एक नदी को डार्लिंग नदी और एक नदी को मुर्रे नदी के नाम से जाना जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और इसको संयुक्त धारा के रूप में मुर्रे डार्लिंग के नाम से जाना जाता है। मुर्रे डार्लिंग। यानी इस प्रकार ये नदियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ नदियों का अधिक महत्व नहीं है, केवल सर्वाधिक महत्व वाली नदी है तो वो मुर्रे और डार्लिंग नदी है। तो अगर बात करें तो जनसंख्या का क्षेत्र भी इधर ही स्थित है। अगर हम यहाँ पे बात करें
तो एक शहर है कैनबरा, तो इसी नदी के किनारे स्थित है। कैनबरा जो राजधानी है ऑस्ट्रेलिया की, तो मुर्रे नदी के किनारे स्थित है। इस प्रकार ये नदियां हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमने शुरुआत में पहले जो वीडियो बनाया था उसमें ये चर्चा की थी कि ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ सर्वाधिक मरुस्थल पाए जाते हैं। अब ये मरुस्थल किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो हम इसको लेकर बात करेंगे। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं इस क्षेत्र में, तो यहाँ पर मरुस्थलों की भरमार है। अगर बात करें तो इस क्षेत्र में कुछ मरुस्थल पाए जाते हैं। अब ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे एक मरुस्थल पाया जाता है जिसे कहा जाता है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। उसके बाद एक मरुस्थल और पाया जाता है जिसको कहा जाता है ग्रेट गिब्सन मरुस्थल। येलो कलर आपको स्पष्ट शायद दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं दूसरा यूज कर लेता हूं, यानी इसको ग्रेट गिब्सन मरुस्थल कहा जाता है और ये इस क्षेत्र में स्थित है। उसके बाद है यहाँ पर इसका नाम है ग्रेट सिम्पसन मरुस्थल। यहाँ अगला मरुस्थल है ग्रेट सैंडी मरुस्थल। उसके बाद एक और नाम है ग्रेट तमामी डेजर्ट। इस प्रकार ये वाला पूरा पार्ट मरुस्थलीय है। अगर हम बात करें, ये वाला क्षेत्र पूरा मरुस्थलीय है और मरुस्थलीय होने के कारण इस क्षेत्र को ये कहा जाता है कि ये प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। अब इस मरुस्थल की
कुछ विशेषताएं हैं। जैसे हम बात करें तो यहाँ पर एक पक्षी पाया जाता है, जिस प्रकार राजस्थान में गोडावण पाया जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर एक पक्षी पाया जाता है, एमू। एमू पक्षी पाया जाता है और एमू एक शुतुरमुर्ग जैसा जीव भी होता है। और कुछ समय पहले भारत में एमू फार्म खूब खुले थे। तो वर्तमान में इनकी स्थिति यह है कि आज आप जयपुर जैविक उद्यान में जाइए, सारे एमू वहीं पे हैं और आपको वहां मिल जाएंगे। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, यानी इस एमू की ये विशेषता है। इस क्षेत्र में ये पक्षी पाया जाता है जिसको एमू के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने मरुस्थलों की चर्चा की। अब इससे आगे चलते हैं। एक बार अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं हम घास के मैदानों को लेकर। घास के मैदान, तो हम सर्वप्रथम ये बात करते हैं कि यहां से एक रेखा गुजरती है और उस रेखा का नाम है मकर रेखा। मकर रेखा यहां लगभग मध्य से गुजरती है और इस मकर रेखा के इस क्षेत्र में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, यानी यहां पर पाए जाते हैं शीतोष्ण घास के मैदान। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शीतोष्ण घास के मैदानों को लेकर। अब घास के मैदानों की अगर चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम इस बात को लेकर चर्चा करते हैं कि घास के मैदान दो प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, और ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान किसी भी महाद्वीप में स्थित हो, उन्हें सवाना के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, किस नाम से जाना जाता है? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना के नाम से जाना जाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं दूसरे प्रकार के घास के मैदान, जिन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जिन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। घास के मैदान, इनको अलग अलग महाद्वीपों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया में बात करें
तो इनको ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है। और इन डाउन्स को यहां की स्थानीय स्तर पे या स्थानीय भाषा में इन्हें ऑस्ट्रेलिया की पार्क भूमि भी कहा जाता है। इन्हें ऑस्ट्रेलिया की पार्क भूमि यानी इन्हें ऑस्ट्रेलिया की पार्क भूमि भी कहा जाता है। वापस देखिए, हम बात कर रहे हैं दोस्तों घास के मैदानों को लेकर। तो घास के मैदानों में अगर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहीं भी पाए जाते हों तो उन्हें सवाना कहा जाता है। तो अगर दूसरी बात करें, अगर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की बात करें तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो चलो हम उन सभी महाद्वीपों की चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से महाद्वीप में किस किस नाम से जाना जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जिन्हें हमने बात की ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से, अगर दूसरी बात करें उत्तरी अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में इन्हें प्रेरीज कहा जाता है। अगर हम बात करें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में इनको अलग नाम से जाना जाता है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की हम बात कर रहे हैं तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में इन्हें पंपास के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम बात करें यूरोप और एशिया की, तो इनको सम्मिलित रूप से यूरेशिया, और यूरेशिया में इन्हें स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें जैसे हंगरी देश की, हंगरी में उन्हें पुस्टाज या उन्हें कई जगह फुटीज के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम दूसरी बात करें जैसे इसी ओसेनिया महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम है न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड में इन्हें इन घास के मैदानों को कैंटरबरी या कैंटाबरी
कैंटरबरी या उन्हें कहा जाता है कैंटरबरी, कैंटरबरी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार अलग अलग महाद्वीपों में और कुछ देशों में इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। दोस्तों, ये घास के मैदान हो गए पूरे विश्व में। इन घास के मैदानों को जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जिन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जिन्हें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। और हमने बात की थी, अगर घास के मैदान उष्ण कटिबंधीय हैं, अगर घास के मैदान कैसे हैं दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय हैं, तो इसका मतलब उन्हें केवल एक ही नाम से जाना जाता है और उन्हें सवाना के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं तो उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों, अब हम चर्चा कर लेते हैं कुछ विशेष तथ्यों को लेकर जो ऐसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। अब उसमें विशेष तथ्यों में हम चर्चा करते हैं देखो, यहां पर एक भेड़ पाली जाती है और जिसका नाम है मेरिनो भेड़, जो बढ़िया ऊन देती है, सबसे बढ़िया ऊन, या सबसे बढ़िया के स्थान पर हम लिख सकते हैं उच्च किस्म का ऊन प्रदान करती है, उच्च किस्म का ऊन देती है। उच्च किस्म का ऊन प्रदान करती है और ये जो मेरिनो भेड़ है वो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। अब उसकी बात करें, जो मेरिनो भेड़ को रहने का स्थान है उन्हें वहां पर स्टेशन के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार भारत में जो इन भेड़ों को बांधने का जो स्थान होता है उसे बाड़ा या गुवाड़ा कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर उनको स्टेशन के नाम से जाना जाता है। जैसे भारत में अगर हम बात करें कि जो भेड़ चराने वाले को गडेरिया कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर भेड़ चराने वाले को, यानी भेड़ चराने वाले को गडरिया नहीं कहते बल्कि जेकारू कहा जाता है। अब कुछ विशेष बातें हैं, जैसे यहां पर जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उन राष्ट्रीय राजमार्गों को कॉमनवेल्थ कहा जाता है, यानी उनको कहा जाता है कॉमनवेल्थ। यहां पर एक विशेष प्रकार का वृक्ष पाया जाता है और उस पार्क भूमि में सबसे ज्यादा यूकेलिप्टस पाए जाते हैं। यूकेलिप्टस प्रकार का वृक्ष पाया जाता है। यूकेलिप्टस प्रकार का वृक्ष पाया जाता है। अब इस यूकेलिप्टस की बात करें, जैसे भारत में जो यूकेलिप्टस वृक्ष पाया जाता है वो एक सीधा लंबाई में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो पाए जाने वाला यूकेलिप्टस है वो कई शाखाओं में पाया जाता है। तो इस यूकेलिप्टस से ये इमारती लकड़ी प्राप्त की जाती है और उसके साथ ही यानी इससे तेल भी निकाला जाता है। और इसके अलावा जो इमारती मतलब फर्नीचर उद्योग में काम में ली जाती है।
फर्नीचर के बनाने में प्रयोग लिया जाता है। अब यहाँ पर एक पक्षी पाया जाता है जिसका नाम है लायर बर्ड। यह एक नकलची पक्षी है। नकलची, यह जैसे कुत्ते की भौंकने की आवाज को हूबहू नकल कर लेता है। और इसके अलावा जैसे गाड़ियों के हॉर्न और कुत्ते के भौंकने की आवाज, भौंकने की आवाज की आवाज की कॉपी करता है, यानी इन आवाजों की ये कॉपी कर लेता है और उसी प्रकार हूबहू आवाज निकाल देता है। तो कई बार कंफ्यूजन किया जा सकता है। ये लायर बर्ड पक्षी है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अन्य विशेषताओं को लेकर, तो हम बात करते हैं यहाँ के मूल निवासी। यहाँ के जो मूल निवासी हैं जिन्हें एबोरिजिनल कहा जाता है, यहाँ के मूल निवासियों को एबोरिजिनल कहा जाता है, जिन्हें अर्थात इसका अर्थ होता है असभ्य। एबोरिजिनल या असभ्य कहा जाता है। यहाँ के जो मूल निवासी हैं उन्हें एबोरिजिनल कहा जाता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड को लेकर। तो दोस्तों, ये वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा, तो हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर अगला वीडियो जल्द ही लेकर आ रहा हूँ मैं, और जिसका पार्ट 3 के रूप में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।